हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल, कांस्टेंट्स एंड ऑप्शनल्स, और हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हम पूरा कंसेप्ट भी समझेंगे उनको क्वेश्चंस के थ्रू जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मीन्स हम कंसेप्ट को इस तरीके से पढ़ेंगे कि साथ में हमारे इंटरव्यू के लिए भी हम प्रिपेयर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज हो, सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है? वेरिएबल्स, कि हम अपने वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर। तो और दूसरा होता है कांस्टेंट। तो दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू वेरी करती है, यानी कि जिनकी वैल्यू हम अपडेट होती रहती है, हमारी चेंज होती रहती है वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स की जो वैल्यू है, जो वैल्यू चेंज हो रही है, तो यहाँ पे हम चेंज को एक नया नाम दे देते हैं म्यूटेबल। तो यहाँ पे दो टर्म्स यूज होती हैं वेरिएबल और कांस्टेंट के लिए, होता है म्यूट एंड अनम्यूट। तो जो वेरिएबल्स जिन वैल्यूज़ को हम जिन प्रॉपर्टीज़ को हम चेंज कर सकते हैं वो होती है म्यूटेबल, और जिनको हम नहीं चेंज कर सकते होते हैं अनम्यूटेबल, तो उन्हें कहते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं म्यूटेबल और कांस्टेंट्स होते हैं अनम्यूटेबल। तो वेरिएबल्स को कैसे हम डिक्लेयर करेंगे? वेर फर्स्ट नेम। अब किस तरीके से हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करें, इसे बोलते हैं हम टाइप एनोटेशन। जो सबसे पहला मेथड मैं यूज कर रही हूँ ये होता है टाइप एनोटेशन, कि हम उसका टाइप बताते हैं। सेकंड होता है हम डायरेक्टली बता देते हैं और थर्ड होता है हम इनिशियलाइजर के थ्रू बताते हैं। अब इनिशियलाइजर के थ्रू हम दो तरीके से बताते हैं। एम्प्टी इनिशियलाइजर्स, कि यहाँ पे ये एम्प्टी वैल्यू लेगा और फिर उसकी वैल्यू को डिक्लेयर कर असाइन करते हैं। तो ये हो गया वेरिएबल्स, की वेरिएबल्स को हम किस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट नेम ये हो गया, इसे बोलते हैं हम टाइप एनोटेशन। ये होता है कि डायरेक्टली हम असाइन कर देते हैं, स्विफ्ट का कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसका को फाइंड आउट करता है कि किस टाइप है, स्ट्रिंग टाइप का है। अगर मैं ले लूँ वेयर एज इक्वल्स टू 15, तो आप देख सकते हैं मैं इसके अंदर फ्लोट भी नहीं असाइन कर सकती, बिकॉज स्विफ्ट को ऑटोमेटिकली पता होता है कि वो किस टाइप की वैल्यू ली है। उसने फर्स्ट पॉइंट पे जब ने वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, जो पहली वैल्यू गई थी वो किस टाइप की थी, फिर वो उसको ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लेता उसका टाइप। देखिए रीडिक्लेरेशन हमने कर दिया था यहाँ पे सेम नेम से।
और यहाँ पे आप देखेंगे कि हम डबल को इनसे नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी हमने इंटीजर टाइप करा कि स्विफ्ट में ऑटोमेटिकली से सर्च कर लिया था, ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लिया था कि इसका टाइप क्या है। इसका टाइप इंटीजर है और इसमें हम फ्लोट नहीं दे सकते। देखिए तो ये होगी वेरिएबल के बारे में बातें। और अब बात करते हैं हम कांस्टेंट की। तो वेरिएबल के लिए हम डिक्लेयर करने के लिए वेर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। वेर कीवर्ड है, उसका नेम, उसका टाइप इक्वल्स टू और वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो ये होगी वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। उसके बाद आ जाते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट के लिए हम लेट कीवर्ड यूज़ करते हैं। अब कांस्टेंट क्या होगा, जो जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। तो अब जैसे मोबाइल नंबर, मैंने यहाँ कांस्टेंट ले लिया, या मोबाइल नंबर नहीं, मैंने हाउस नंबर ले लिया कि हाउस नंबर मेरा इंटीजर टाइप का है 109। अब अगर मैं हाउस नंबर में कुछ और वैल्यू असाइन करूं तो वो कभी भी नहीं लेगा। तो जब हमें पता होता है कैन नॉट असाइन टू वैल्यू हाउस नंबर से लेट कांस्टेंट प्लस है, इसलिए हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जब हमें ये पता हो कि वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होगी तो हम उसे लेट डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये हो गई कांस्टेंट के बारे में बातें। कांस्टेंट को भी हम इन्हीं तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सिर्फ हमारा चेंज यहाँ पे क्या होता है कि हमें वेर की जगह लेट लेना होता है उस प्रॉपर्टी के लिए। अब हमारी बातें आती है रिक्वायर्ड टाइप। अब रिक्वायर्ड टाइप और ऑप्शनल्स टाइप। अब वेरिएबल और कांस्टेंट के दो टाइप होते हैं, एक होता है रिक्वायर्ड और दूसरा होता है ऑप्शनल। और ये सिर्फ वेरिएबल के नहीं, ये हमारे जैसे हम कोई एरे डिक्लेयर करते हैं, डिक्शनरी करते हैं, सेट करते हैं, या फिर कोई फंक्शन भी हम कर सकते हैं, इनमरेशन हम कर सकते हैं। तो ये सब, इन सब को भी हम ऑप्शनल और रिक्वायर्ड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो चलिए रिक्वायर्ड और ऑप्शनल क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो रिक्वायर्ड टाइप क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है कि वैल्यू 100% वैल्यू शुड बी प्रेजेंट, कि जिसकी वैल्यू 100% होनी ही होनी चाहिए, वो होते हैं रिक्वायर्ड टाइप। और ऑप्शनल्स क्या होते हैं, वैल्यू मे बी प्रेजेंट और मे बी nil। और वैल्यू अगर होगी तो वो रैप्ड होगी, रैप अप होगी। यानी कि रैप क्या होता है, जैसे जिप होता है ना, जिप के अंदर हमारी प्रेजेंट होती है, तो उस तरीके से होता है रैप वैल्यूज। तो या तो वैल्यू नील होगी या रैप होगी। तो ये हो गया हमारे ऑप्शनल की बातें। अब ऑप्शनल को डिक्लेयर कैसे करेंगे। अब रिक्वायर्ड क्या होता है, तो ये जो भी हमने ये टाइप पढ़े हैं ना, ये रिक्वायर्ड टाइप है। अब रिक्वायर कैसे काम करता है, अब रिक्वायर काम ऐसे करता है कि, और हम ऑप्शनल और रिक्वायर क्यों डिक्लेयर करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया फर्स्ट नेम। अब इस केस में जब अब प्रिंट करी हूँ मैं कि ऑलरेडी मेरे पास है और मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, तो जब भी मैं अपनी प्रॉपर्टी को या वेरिएबल को, जो भी कांस्टेंट है वेरिएबल है, उसे यूज़ करूँगी, तो यूज़ करने से पहले उसकी वैल्यू प्रेजेंट होनी चाहिए। तो क्या बोला मैंने, 100% वैल्यू शुड बी प्रेजेंट, वैल्यू होनी ही होनी चाहिए। मान लो अगर मैं यहाँ पे नील डाल देती हूँ, नील, और मैंने यहाँ पे नील डाला है और फर्स्ट नेम को यूज़ किया है,
ओके। तो उस केस में क्या होता है, वैल्यू अगर हमारी रिक्वायर्ड टाइप है तो वहाँ वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे एक एम्प्टी वैल्यू है, मीन्स ये नील नहीं है और नील लिया भी नहीं उसने, तो क्योंकि अब स्विफ्ट ऑलरेडी ये कंपाइल टाइम पे चेक कर लेता है कुछ प्रॉब्लम्स को, तो इसने चेक कर लिया कि अच्छा हम नील नहीं दे सकते क्योंकि ये तो रिक्वायर्ड टाइप है। तो ये रिक्वायर्ड टाइप होते हैं और हमें यूज़ करने से पहले उसकी वैल्यू स्पेसिफाई करनी ही करनी होती है, अदरवाइज हमारी एप्लीकेशन कैसे भी हो सकती है। तो ये होता है रिक्वायर्ड टाइप। ऑप्शनल्स, अब ऑप्शनल क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और अगर वैल्यू होगी तो वो रैप्ड होगी। हम्म, तो अब जो ऑप्शनल्स होते हैं उन्हें हम डिक्लेयर करते हैं, जो हमारा डाटा टाइप होते हैं जैसे स्ट्रिंग, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, जितने भी होते हैं, विद ट्रेलिंग क्वेश्चन मार्क। ट्रेलिंग मीन्स उसके लास्ट में सबसे क्वेश्चन मार्क को अपेंड करते हैं। वैल्यू हम डाल भी सकते हैं, हम यहाँ निल भी दे सकते हैं। हम निल पे, अब आपने देखा था, हम अगर रिक्वायर्ड को निल देते हैं तो वो एरर देता है कि भाई इसे ऑप्शनल डिक्लेयर करो आप। तो जो एरर थी वो एरर ऑप्शनल की थी। निल कैनॉट इनिशियलाइज स्पेसिफाइड टाइप स्ट्रिंग, एड क्वेश्चन मार्क टू फॉर्म द ऑप्शनल टाइप स्ट्रिंग। तो इसमें बोला है ऑप्शनल का टाइप, ऑप्शनल टाइप, तो ये ऑप्शनल टाइप के हैं, ये रिक्वायर्ड टाइप है। तो रिक्वायर्ड इसलिए हमें यहाँ पे बताया गया, बताइए एरर कि इसमें आपका निल नहीं हो सकता है। और अगर हम जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि हमारे पास निल भी हो सकती है, तो निल को मीन्स ये निल को भी एक्सेप्ट करता है, ये वैल्यू को भी एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे मैंने डाला निल माई नेम, अब हम डिक्लेयर करते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ, तो इसने वैल्यू को भी एक्सेप्ट किया। और अब जब मैं यूज़ करूँगी, यानी कि अब ये हो गई रेप्ट वैल्यू और ये हो गया निल, और निल को हम नन भी बोलते हैं। तो ऑप्शनल्स क्या होते हैं, ऑप्शनल के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, ऑप्शनल, अब कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऑप्शनल इंटरनली किस टाइप के होते हैं। तो ऑप्शनल इंटरनली, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दो वैल्यूज़ को ले रहा है। ओके, तो अब ऑप्शनल को डिक्लेयर करने का एक और तरीका है, ऑप्शनल, यहाँ मैंने बोला कि मेरा स्ट्रिंग टाइप का है, या तो हम ये डिक्लेयर कर दें और साथ में इसका अब आप देखेंगे कि ये हमें रैप्ड वैल्यू दिखाएगी, यानी कि ऑप्शनल, ये देखिए इसे कहते हैं रैप्ड वैल्यू, ये होती है रैप्ड वैल्यू कि ऑप्शनल के अंदर रैप्ड है। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है इसके अंदर से। न्यू नेम, तो देखिए न्यू नेम में क्या है, निल, यहाँ पे निल है। और ऑप्शनल, ऑप्शनल और जो भी वैल्यूज हैं वो इन्हें बोलते हैं रैप्ड वैल्यूज। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है इन रैप्ड वैल्यूज के बारे में, इनको कैसे हम अनरैप करें।
ऑप्शनल वैल्यूज़ को अनरैप कैसे करें। तो सबसे पहला होता है वो होता है इम्प्लिसिट अनरैपिंग और फोर्सफुल अनरैपिंग। तब आप देखेंगे अब हाँ यहाँ पे ये क्रैश आया, ये क्रैश क्यों आया कि यहाँ पे ये वैल्यू निल थी और हमने उसे अनरैप कर दिया। तो निल ऑलरेडी ऑलरेडी अनरैप है, तो हमें उसे अनरैप करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे शर्मा एंड वीना और ये अनरैप हो गया, बट ये अभी आपने देखा है कि मैंने निल वैल्यू को अनरैप कर दिया तो वहाँ एरर आ गई। तो ये अनसेफ है, यानी कि एरर आने का मतलब है कि हमारा क्रैश हो जाएगा। अगर हम एप्लीकेशन में इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं और कहीं निल आ जाता है तो हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है। तो हमें निल के साथ ये नहीं करना है। फोर्सफुल अनरैपिंग इसे कहते हैं और ये अनसेफ होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है हमारी वो होती है ऑप्शनल बाइंडिंग। अब ऑप्शनल बाइंडिंग को हम यूज़ करते हैं इफ लेट unwrap name equals to mname न्यू नेम मैं कर देती हूँ क्योंकि यहाँ मेरे पास नीला आ रहा है। तो प्रिंट, अब ये क्या कहता है इफ अनरैप एक लोकल पैरामीटर ले लिया, न्यू नेम में ले था कि अगर न्यू नेम की वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वो यहाँ आ जाए और इसे प्रिंट कर दे, लेकिन ये प्रिंट नहीं होगा। देखिए अब ये प्रिंट नहीं करेगा बिकॉज उसमें नील था और नील के केस में वो अंदर नहीं जाता है, तो इससे हमारा क्रैश नहीं होगा। तो ये होती है हमारी ऑप्शनल बाइंडिंग। और इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं ये जो पैरामीटर होता है ये स्कोप के लिए लोकल है, स्कोप के बाद ये यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि ये लोकल पैरामीटर है जिसमें हम न्यू नेम को ले रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार कि इफलेट और गार्ड में क्या डिफरेंस। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गार्ड स्टेटमेंट। गार्ड स्टेटमेंट क्या करता है, देखिए
यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर हमने ऑप्शन लिया क्योंकि हम ऑप्शनल ही पास कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज रिटर्न नेम। तो हमने एक ऑप्शनल पैरामीटर लिया क्योंकि हम ऑप्शनल्स की बातें कर रहे हैं और यहाँ एम नेम हमारा ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल हम पास करेंगे तो ऑप्शनल को एक्सेप्ट करेगा। और हमें यहाँ से क्या करा रहे हैं, हम दो चीज़ें करा रहे हैं कि हमें या तो उसमें निल भी हो सकता है, वैल्यू अनरैप वैल्यू भी हो सकती है। तो वो कह रहे हैं कि हमें अनरैप करके वैल्यू को रिटर्न कराना है या अगर नहीं है तो उसे निल कराना है। तो गॉड के केस में ये कहता है कि लोकल पैरामीटर के अंदर हमारा जो नेम है हमने वो गेट किया है, इफलेट की तरह है ये भी कुछ कुछ गेटिंग सिंटेक्स के केस में। और अगर उसमें नेम एग्जिस्ट नहीं करता है तो इस ब्लॉक में जाएगा एल्स में और यहीं से रिटर्न कर देगा निल। और ये हमने ऑप्शनल इसलिए लिया है क्योंकि निल भी रिटर्न कर सकता है और वैल्यू भी, तो इसको ऑप्शनल लेना अगर हम रिक्वायर्ड लेंगे तो इसको कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न कराना ही पड़ेगा। और यहाँ पे हमने एम नेम को पास किया है। अब एम नेम में पहले हम एक वैल्यू को पास कर रहे हैं ऑलरेडी, तो यहाँ शर्मा पास हो गया। अब मैं यहाँ से निल पास कर देती हूँ, तो आप देखेंगे ये निल रिटर्न कर रहा है, तो इसे कहते हैं गॉड। अब गॉड का क्या फ़ायदा था, गॉड का फ़ायदा इसका एडवांटेज ये है कि जब हम एपीआई कॉल करते हैं, कुछ भी करते हैं और जब हमारे पास पाइपलाइनिंग होती है, तो उस केस में जब पहली एपीआई का कॉल के कुछ पैरामीटर्स पे बेस होके ही नेक्स्ट एपीआई, कई बार होता है कि अगर वैल्यू आ रही है तो हमें नेक्स्ट एपीआई कॉल करनी है उस वैल्यू की हेल्प से, अदरवाइज तो नहीं कॉल करनी है अगर वैल्यू निल है। तो हम क्या करते हैं, हम गॉड स्टेटमेंट लगाते हैं कि अगर वैल्यू आ रही है तो हमारे पैरामीटर में आए, हम उस पैरामीटर को नेक्स्ट पास कर दें अपनी एपीआई कॉल में, और अगर हमारी वैल्यू नहीं आ रही है तो हम एपीआई को कॉल नहीं करेंगे, यानी कि एल्स के केस में हम एपीआई रिटर्न कर देंगे यहीं से ही। और अगर हमारी वैल्यू नहीं आ रही है तो ये होता है गॉड। अब गॉड में और इफलेट में डिफरेंस पूछ लेते हैं कई बार। तो डिफरेंस ये होता है कि ये जो पैरामीटर है गॉड स्टेटमेंट का, हम उसे सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। और गॉड स्टेटमेंट क्या कराता है, अर्ली एग्जिट करा देता है, यानी कि अगर वैल्यू नहीं आ रही है तो यहीं से रिटर्न करा देगा, वो आगे एग्जीक्यूट ही नहीं होने देगा। और इसका लोकल जो पैरामीटर है इसे हम स्टेटमेंट के ब्लॉक के बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये होती है गार्ड स्टेटमेंट और इसके यूज़ केस। उसके बाद आता है हमारा निल कोलाइजिंग ऑपरेटर। ये एक ऑपरेटर होता है, इसकी हेल्प से हम क्या कराते हैं, इफ लेट माई नंबर इक्वल्स टू 9876 और हम हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं कोई भी, नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। ये इंटीजर टाइप का है तो हम इंटीजर ही डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम इंटीजर टाइप की लेंगे। तो ये डबल क्वेश्चन मार्क जिसे हम कहते हैं, ये होता है हमारा निल कोलाइजिंग ऑपरेटर। इसकी हेल्प से हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। निल कोलाइजिंग ऑपरेटर को भी क्वेश्चंस इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है। और ये ऑप्शनल डिक्लेयर करना पड़ता है कि अगर हमारे पास वैल्यू इसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं कि अगर एम नेम एग्जिस्ट करता है तो वो एम, ये स्ट्रिंग टाइप ले लेते हैं हम इसे, यहाँ पे इजी रहेगा। अगर एम नेम एग्जिट करता है तो एम नेम की वैल्यू आ जाए, अगर नहीं एग्जिट करता है तो हम इसके बोलते हैं
नेम डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये हम कर सकते हैं कि अगर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करिए तो ठीक है, अदरवाइज उसे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करा देते हैं। तो होता है नील इक्वलाइजिंग ऑपरेटर। और सबसे लास्ट में आता है ऑप्शनल चेनिंग। ऑप्शनल चेनिंग क्या करता है, ये ऑप्शनल के अंदर से ऑप्शनल्स को अनरैप करता है विद हेल्प ऑफ क्वेश्चन मार्क। लाइक मेरे पास कोई पैरामीटर है, मैं क्या ले लेती हूँ, एक स्ट्रक्चर, पर्सन, उस स्ट्रक्चर में एक वेरिएबल मैंने लिया है नेम, इसका टाइप क्या है, नेम, माई नेम, माई नेम भी एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर है एफ नेम, ये स्ट्रिंग टाइप का, और एल नेम। तो अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं पर्सन का, पर्सन माई नेम, और यहाँ पे मैंने इनको ले लिया ऑप्शनल टाइप दोनों को। तो यहाँ मैंने एफ नेम को प्रोवाइड किया वैल्यू, और इसको दे दिया मैंने नील, और यहाँ प्रिंट कर दिया पर्सन, या फिर मैं कहूँ इनिट नेम माई नेम डॉट माई नेम, पर्सन डॉट नेम। तो अब देखिए नेम में क्या था, माई नेम ऑप्शनल एंड दिस। अब अगर क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो देखिए कि ये ऑप्शनल होना चाहिए था। तो देखिए ये, अब मैंने ये नील कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, नेम में माई नेम, माई नेम के अंदर मैंने नील पास कर दिया, और यहाँ पे भी मैंने नील पास कर दिया, नेम डॉट एफ नेम। तो ये होती है ऑप्शनल चेनिंग कि एक ऑप्शनल के अंदर से मैं दूसरा ऑप्शनल निकालूंगी। और ये फोर्सफुल अनरैपिंग हो गई अगर नम एग्जिस्ट करता है तो ये भी सेफ होती है। ऑप्शनल चेनिंग भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और एक और दूसरा तरीका मैं बताती हूँ, प्रिंट एम नेम डॉट फर्स्ट, यानी कि इसका फर्स्ट कैरेक्टर। और मान लो अगर एम नेम में एग्जिस्ट ही नहीं करता है एस, एम नेम कहाँ पे है, तो देखिए एरर आ गया क्योंकि इसको पढ़, यहाँ पे नील आया है, तो क्योंकि वो फर्स्ट कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता है उसका।
तो फर्स्ट कैरेक्टर नील है, कुछ है ही नहीं ना, तो कुछ है, एम्प्टी है, एम्प्टी में कुछ है नहीं, फर्स्ट कैरेक्टर तो वो नील है। तो ये हो गई ऑप्शनल चेनिंग के बारे में। तो ये थे ऑप्शनल वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑप्शनल्स। और ये सारे क्वेश्चन जैसे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वो सब कुछ वैसे ही पूछा जाता है। और ऑप्शनल इंटरनली एक इनम्बरेशन है। तो यह आज का इंटरप्रिटेशंस का वीडियो। तो नेक्स्ट हम इनम्बरेशंस के बारे में